कहानी की शुरुआत में रुवान एक शूटिंग सीन की प्रैक्टिस कर रही थी। वो रिहर्सल के दौरान इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसका को एक्टर उसको कहता है इस सीन में इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस की जरूरत नहीं है। असल में रुवान अपने क्रश ली के बारे में सोच रही होती है, जिसने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी। तब से ही उसने किसी को डेट नहीं किया है और उसकी मोम उसको ब्लाइंड डेट्स पर बेचती रहती है। लेकिन रुवान अपनी बेस्ट फ्रेंड यूफे को उन डेट्स पर बेच देती है। इस बार भी वो ऐसा ही करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे ली जैसा दिखने वाला कोई आदमी दिखता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो ली नहीं बल्कि कोई और होता है। अपसेट होकर वो सोचती है कि ली क्या तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद रुआन अपनी दोस्त यूफे से मिलती है, जो एक बिलियनियर की बेटी है और उसको अपनी फैमिली बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो पूछती है कि तुम कब तक ली के बारे में ही सोचती रहोगी और कब तक ब्लाइंड डेट्स को रिजेक्ट करती रहोगी। तुम तो इस फ्लावर पॉट का भी ख्याल रखती हो जो ली ने तुम्हें दिया था, देखो इसके सारे फूल मुरझा गए हैं। यूफे उस पॉट को डायरेक्टर के पास ले जाती है और उनसे मिट्टी बदलने को कहती है और वो मान जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें शो की डेट आगे बढ़ानी होगी क्योंकि फेमस सेलिब्रिटी येन अभी बिजी है। रुवान जवाब देती है कि डोंट वरी, मैं उसको मना लूंगी। रुवान येन से मिलने एक पार्टी में जाती है, लेकिन गार्ड उसको रास्ते में ही रोक लेता है। वो हेल्प के लिए यूफे को कॉल करती है और इसी दौरान उसको पार्टी में ली दिखाई देता है। जब वो आखिर में अंदर पहुंचती है तो वो जा चुका होता है और रुवान सोच में पड़ जाती है कि क्या मैंने सच में उसको देखा था। इसके बाद रुवान येन को ढूंढती है और उसको याद दिलाती है कि तुम्हें हमारा शो करना है, लेकिन येन उसको इग्नोर करती है और तंग आकर रुवान सबके सामने अनाउंसमेंट कर देती है, फेमस सेलिब्रिटी येन हमारे शो में काम करेंगी। येन ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, जो कोई और नहीं बल्कि ली ही होता है। रुवान उसको देखकर काफी खुश होती है और ली कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। रुवान उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन येन कहती है कि तुम अब हद पार कर रही हो। इसके बाद येन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि अगर तुम इन पेपर्स को बाहर निकाल लोगी तो मैं तुम्हारे शो में काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। भले ही रुवान को तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कूद जाती है और उसे 5 साल पहले के फ्लैशबैक्स आते हैं, जब वो लगभग डूब गई थी और ली ने ही उसको बचाया था। लेकिन इस बार उसको ली नहीं बल्कि जेंग बचाता है। रुवान ली के इस बर्ताव से काफी अपसेट हो जाती है। वो पार्टी से निकल जाती है और 5 साल पहले हुए उस एक्सीडेंट के बारे में याद करती है, जब एक शूट के दौरान वो पानी में गिर गई थी और ली ने ही उसको बचाया था, जबकि उस टाइम वो एक मिशन पर था और वो जगह गैंगस्टर से भरी पड़ी थी। उनमें से कुछ गुंडों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन ली कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उसको अपने रूम में ले जाता है। वो अपनी शर्ट उतारता है और उसके साथ लेट जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उनके ऊपर बाहर से कोई नजर रख रहा है। इसी बीच डायरेक्टर फ्लावर पॉट की मिट्टी बदल देता है और उसे कोइन के अंदर छिपी हुई एक चिप मिलती है। वो उसे अपने फोन में कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसको अपने पास ही रख लेता है। फिर यूफे रुवान से कहती है कि तुम 5 साल बाद अपने क्रश से मिली और वो तुम्हें पहचान तक नहीं रहा, तुम ये सब कब तक सहोगी, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। इसके बाद रुवान को उसकी मोम का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उन्होंने एक और ब्लाइंड डेट्स रखी होती है, तो वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। और अगले दिन वो जब ब्लाइंड डेट पर जाती है तो वो जानकर शॉक हो जाती है और वो देखती है कि वो जिसके साथ डेट पर आई है वो ली है। उस दिन भी जब वो ली का पीछा कर रही थी और बाद में उसको पता चलता है कि ये ली नहीं बल्कि कोई और आदमी था, असल में वो ली ही था। और जब उसको पता चलता है कि रुवान उसका पीछा कर रही है तो वो छुप जाता है। अब ब्लाइंड डेट के दौरान ली नर्वस दिखता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ली रुवान से कहता है कि अगर तुम अपने पुराने प्यार को बुलाने के लिए डेट्स पर जा रही हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद वो उसको अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। रुवान उसकी बैक सीट में बैठती है, लेकिन ली उसको उठाकर अपने पास फ्रंट सीट पर बिठा लेता है। उसने आज तक अपने साथ वाली सीट पर किसी को नहीं बैठने दिया था। रुवान कहती है कि क्या तुम कल फ्री हो, क्या हम दोनों मिल सकते हैं। वो जवाब देता है कि नहीं। इसके बाद रुवान जानबूझकर कार में कुछ गिरा देती है, जिसे ली देख लेता है और फिर वो उसको घर छोड़ देता है। रुवान के पेरेंट्स उसको किसी के साथ घर आता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि ये ब्लाइंड डेट शायद सक्सेसफुल रही। बाद में ली रुवान को मैसेज करता है कि तुमने कार में कुछ छोड़ दिया है, तो वो उसको कहती है कि ठीक है हम मिलते हैं तो तुम मुझे ये लौटा देना। तो इसीलिए ली उसको आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करता है, क्योंकि आज वो वहीं पर अपनी गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। अगले दिन रुवान एग्जीबिशन पहुंचती है और एंट्रेंस पर येन से मिलती है। येन को लगता है कि सिर्फ वही अंदर जाएगी, लेकिन तभी जेंग आता है और रुवान को अंदर ले जाता है और उसे अपने 3 बेस्ट बॉडीगार्ड से मिलवाता है। लेकिन तभी ली आता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी येन बीच में आकर ली का अटेंशन पाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ली येन को इग्नोर कर देता है और इसीलिए येन रुवान की इंसल्ट करने लगती है। येन की बातें सुनकर
जानकर ली रुआन को बाहर ले जाता है। रुआन कहती है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो क्या हम शादी कर लें। इसके बाद ली उसको कहता है कि चलो ठीक है, हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इसी बीच हम यूफे को देखते हैं जो अपनी कार पार्क करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। जियांग उसको नोटिस करता है और उसकी हेल्प करता है। वो अपने लुक्स और काइंडनेस से उसको इम्प्रेस कर लेता है। यूफे उसका नंबर लेना चाहती है लेकिन वो जल्दी में निकल जाता है। बाद में यूफे बहुत ही खुश हो रही होती है और रुआन को बताती है कि मैं आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के से मिली। रुआन कहती है कि बस करो, तुम हर 3 हफ्ते में लड़का बदल लेती हो। इसके बाद रुआन कहती है कि मैं कैसे कंफर्म करूं कि ली मुझे जानता है। इसके बाद रुआन को याद आता है कि जब वो साथ थे तो ली के पेट पर एक चाकू का निशान था। इसी बीच ली और जियांग कोइन में छुपी उस चिप को ढूंढ रहे होते हैं। उनको लग रहा था कि वो चिप 5 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन जब डायरेक्टर उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है तो उनको उस चिप की लोकेशन का पता चल जाता है। वो कहते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर रुआन काम करती है। अब वो डिसाइड करते हैं कि हमें रुआन के थ्रू वो चिप हासिल करनी होगी। अगले दिन रुआन और ली एक डेट पर जा रहे होते हैं। रुआन तैयार होने में काफी टाइम लगा रही थी, लेकिन ली उसको कॉल करके बताता है 10 मिनट में नीचे आ जाओ, मैं वैसे भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखने वाला। रुआन कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे तो देखेंगे ना। जब वो नीचे जाती है तो वो ली के साथ एक छोटी सी लड़की को देखती है और सोचती है कि क्या ये उसकी डॉटर है। ली कहता है कि इसका नाम शीशी है और ये जियान की डॉटर है। अब शीशी ली से पूछती है कि ये आंटी फ्रंट सीट पर क्यों बैठेंगी। ली जवाब देता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और शीशी ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे प्रिंस हो और मैं तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, सो ये आंटी तुम्हारे बीच क्या लेने आ गई। ली उसको समझाता है। इसके बाद वो पार्क में निकल जाते हैं। पार्क में जाकर रुआन ली को देखी जाती है और वो चाकू का निशान ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि यही ली है। अब ली उसको तंग करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी देखना चाहती हो तो हम होटल जा सकते हैं। एम्बैरेंस होकर युवान कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। इसी बीच यूफे बिल्कुल शीशी जैसे कपड़े पहनकर वहाँ पर आ जाती है। शीशी रोने लगती है, ये सच नहीं हो सकता, एक ही जगह में दो प्रिंसेस कैसे हो सकती हैं। वो अपना क्राउन जमीन पर फेंक देती है। रुआन और ली दोनों शीशी को शांत करने के लिए भागते हैं और यहाँ पर रुआन ली को अपनी बेस्ट फ्रेंड यूफे से मिलवाती है। इसके बाद यूफे रुआन से पूछती है कि तुम श्योर हो कि यही ली है। रुआन कहती है कि मुझे यकीन है कि यही ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये भी ये बात मान ले। फिर उसको वो टाइम याद आता है जब ली उसको गन चलाना सिखा रहा था। यूफे पूछती है कि क्या शीशी उसकी डॉटर है। रुआन कहती है कि अरे नहीं, वो तो उसके कुलीग की डॉटर है। अब पार्क में शीशी को एक टॉय चाहिए होता है, लेकिन उसे जीतने के लिए एक बार में 10 बलून फोड़ने होते हैं। यूफे कहती है कि नहीं, ये टॉय मैं जीतूंगी। रुवान कहती है कि क्यों ना हम एक कंपटीशन करें, जो जीतेगा वो टॉय उसका होगा। जैसे ही रुवान और ली इस बात पर बहस करते हैं कि कौन पहले शुरू करेगा, रुवान कहती है कि चलो एक कॉइन फ्लिप करते हैं और ली उस कॉइन को नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या तुम हमेशा अपने साथ कॉइन्स रखती हो। रुवान जवाब देती है कि हाँ, मेरे घर में बहुत सारे कॉइन्स हैं। इसके बाद वो ली को निशाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। अब रुवान कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और वो उसे उसी तरह से सिखाती है जैसे ली ने उसको पहले सिखाया था। ली उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है और 10 बलून फोड़ने के बाद शीशी वो टॉय जीत जाती है। वो सब साथ में अपना टाइम एंजॉय करते हैं और फिर घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर ली रुवान से सवाल पूछता है कि तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, क्या तुम अभी भी अपने ली का इंतजार कर रही हो। रुवान जवाब देती है कि तुम अभी भी क्यों नहीं मान लेते कि तुम ही ली हो। ली उसको एक मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ उसको एक औरत से मिलवाता है। वो बताता है कि शीशी जियान की डॉटर नहीं है, बल्कि वो इस लेडी की डॉटर है। उसका हस्बैंड मिशन के दौरान ही मारा गया था, तब से जियान ही शीशी की देखभाल कर रहा है। वो कहता है कि एक बार हम शीशी को यहाँ पर लेकर आए थे, उसने एक धुन सुनी थी जिसे वो सीखना चाहती थी। अगर तुम उसे पियानो सिखा सको तो ये बहुत अच्छा होगा। रुवान मान जाती है और इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने का वादा करती है। अगले दिन ली रुवान को लेने उसके घर जाता है, लेकिन उसका असली इरादा उस कॉइन को ढूंढना होता है, क्योंकि रुवान ने बताया था कि उसके घर में बहुत सारे कॉइन्स हैं। उसके पेरेंट्स से बात करने के बाद ली को कॉइन से भरा एक बैग मिलता है, लेकिन वो कॉइन नहीं मिलता जिसे वो ढूंढ रहा है। रुवान को पता नहीं होता कि ली उसके घर में आ चुका है, और जब वो बाथरूम से बाहर आती है तो वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। बाद में वो पियानो लेने के लिए थिएटर जाते हैं और रुवान के कोलीग्स उनके बीच की केमिस्ट्री को नोट करते हैं। इस बीच ली ऑफिस में कॉइन ढूंढता रहता है। डायरेक्टर आता है और येन को शो में शामिल होने के लिए हेल्प मांगता है। ली कहता है कि ठीक है, मैं उसे मना लूंगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर बताता है कि मैंने फ्लावर पॉट रुवान को वापस लौटा दिया है। पॉट को देखकर ली को एहसास होता है कि वो कॉइन इसके अंदर हो सकता है। वो कहता
है कि तुम इतने लंबे समय से इस पोर्ट की हिफाजत कर रहे हो, इसकी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए कुछ दिनों के लिए इसे मुझे दे दो। ली पोर्ट को उठाकर अपने घर ले जाता है और जियान के साथ उसकी जांच करता है। जियान ली को कहता है कि अगर रुआन को पता चल गया कि तुम उसके पास सिर्फ उस चिप की वजह से आए हो तो फिर क्या होगा, वो चिप मिल गई तो तुम क्या करोगे। ली कहता है कि हमें ब्रेकअप करना होगा, मैं उसके साथ रहकर उसको खतरे में नहीं डाल सकता। वो फ्लावर पोर्ट में छुपी उस चिप को ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। जियान कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम कुछ दिनों के लिए तुम्हें उसके साथ रहने का एक और मौका मिलेगा। तभी रुआन ली को यूफे की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ पर शीशी इन दोनों को कहती है कि पार्क में मेरा क्राउन टूट गया था, तो क्या आप मुझे नया क्राउन ले देंगे। ली जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नया क्राउन ले दूंगा। और जब वो स्टोर में क्राउन लेने जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही क्राउन बचा होता है और यूफे उसको खरीदने वाली होती है। जियान कहता है कि क्या मैं ये क्राउन ले सकता हूँ। यूफे कहती है कि भला तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। वो कहता है कि ये मेरी क्यूटी के लिए है। यूफे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यूफे कहती है कि ओ अच्छा, तो फिर तुम आज रात मेरी बर्थडे पार्टी पर आना, तो फिर मैं तुम्हें ये क्राउन दे दूंगी। यूफे उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है, लेकिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आती है और वो जल्दी में वहाँ से चला जाता है। पार्टी में यूफे रुआन से फिर से कहती है कि मैं अपने पार्क प्रिंस से फिर से मिली और मैंने उसको इनविटेशन भी दिया है। अब यहाँ पर ये सब ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। रुआन को किस करने का डेयर मिलता है, लेकिन वो मना कर देती है और ड्रिंकिंग करने लगती है। ली उसे रोकता है और कहता है कि ड्रिंकिंग तुम्हारी हेल्थ के लिए खराब है और खुद पी लेता है। अब दूर से एक मिस्टीरियस लड़की उनको देख रही होती है। इसी बीच शीशी बीमार हो जाती है और इसीलिए जियान पार्टी में नहीं आ पाता। रुआन यूफे को सलाह देती है कि तुम्हें और लड़कों को डेट करना चाहिए, लेकिन चीजों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। वो यूफे को ड्रॉप करते हैं और एक मिस्टीरियस लड़की उनका पीछा कर रही थी। अब यहाँ पर रुआन ली से कहती है कि तुम अभी भी सिंगल क्यों हो। ली कहता है कि मुझे अभी तक कोई अच्छा पार्टनर मिला ही नहीं। रुआन कहती है कि चलो फिर बताओ तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। वो जवाब देता है कि वो जो हमेशा मुस्कुराती रहे। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। रुआन कहती है कि मुझे तो तुम ही पसंद हो। ली कहता है कि मुझे समझ आ रही है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें रुआन एक गैंगस्टर के जाल में फंसी होती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। ली वहाँ पर आता है और उसको बचा लेता है और कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे साथ रहो। फिर हम देखते हैं कि ली रुआन से काफी क्लोज होने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अगले दिन जब रुआन यूफे को बता रही थी कि वो मेरे इतने करीब आके फिर से दूर हो गया, तो यूफे कहती है कि शायद वो गे है। अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करना, थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश करना। अगर तब भी वो तुम्हें टच नहीं करता तो समझ जाओ वो बंदर कहीं का गे है। बाद में रुआन और उसकी टीम का एक शो होता है और ली देखने आता है। वो मिस्टीरियस लड़की भी वहीं पर होती है। अब ली डायरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लावर पॉट में कोई कॉइन मिला था। डायरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे कॉइन मिला था, इसीलिए वो उसको लेने जाता है और उसके हाथ से वो कॉइन गिर जाता है तो वो मिस्टीरियस लड़की उसको एक फेक कॉइन से बदल देती है। अब ली के पास एक फेक कॉइन है। बैक स्टेज में येन फिर से रुआन को बुली करने लगती है। यूफे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं उसके फादर से बात करके उसको ठीक कर सकती हूँ। रुआन मना कर देती है और कहती है कि चलो छोड़ो, जाने दो। फिर ली रुआन को कहीं दूर ले जाता है और कहता है कि तुमने येन को क्यों बख्श दिया। वो कहती है क्योंकि उसी की वजह से मैं तुम्हें 5 साल पहले मिली थी और उसकी वजह से ही मैं तुमसे अब दोबारा से मिली। वो साथ में पैदल चलते हैं। रुआन ली के काफी क्लोज होने की कोशिश करती है और वो उसको कोई मौका नहीं देता। अब यहाँ पर ली रुआन से पूछता है कि क्या तुम कुछ स्पाइसी खाना चाहती हो। रुआन कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाना। इसके बाद वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो। ली मान जाता है और उसको अपने ऑफिस ले जाता है। सिखाते समय वो उसको फिजिकल टच करता है जिससे वो नर्वस हो जाती है। ली अपना कंपोजर बनाए रखता है और उसको सिखाना जारी रखता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस पर गिर जाती है। जैसे ही वो उसके पास होती है तो वो उसको किस करने ही वाली होती है, लेकिन ली रुक जाता है। वो पूछती है कि तुम कल रात भी मुझे किस करना चाहते थे। अब यहाँ पर ली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। फिर मिस्टीरियस लड़की को एक फ्लैशबैक याद आता है। रुआन भागने की कोशिश करती है और वो उसको सजा दे रही थी। वो लड़की एक माफिया की भतीजी है जो ली को पसंद करती थी, लेकिन ली रुआन को पसंद करता था। प्रेजेंट में जियांग ये देखकर खुश है कि ली और रुआन का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ। यूफे रुआन से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ। रुआन कहती है कि हाँ बहुत कुछ हुआ। यूफे कहती है कि पता नहीं मैं अपने पार्किंग प्रिंस से दोबारा कब मिलूंगी। उसी बीच ली को पता चल जाता है कि कॉइन में लगी वो चिप फेक है और वो समझ आता है कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि उस मिस्टीरियस गर्ल ने जिसका नाम वाशा है उसी ने बदला है। ली उसे कॉल करता है और वो उसको एक होटल में मिलने के लिए कहती है। यूफे और रुआन दोनों एक इंटरव्यू के लिए उसी होटल में होते हैं। रुआन यूफे को कहती है कि ली ने ना तो मुझे कल से कॉल की है और ना ही कोई मैसेज किया है।
यूफे जवाब देती है तो इसमें क्या है, तुम खुद उसको कॉल कर लो। रुवान ली को कॉल करती है और वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तभी उनको होटल में ली दिखाई देता है। ली वाशा से एक होटल में मिलता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि कोइन थिएटर में था। वो कहती है कि 5 साल पहले मैंने कोइन चुरा के रुवान के फ्लावर पॉट में छुपा दिया था। ली कहता है तो क्या तुम उस कोइन से रुवान को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वाशा कहती है कि मुझे कोइन की परवाह नहीं थी, वो मेरे अंकल का बिजनेस था। वो कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है और मैं जानती हूँ कि तुम रुवान के पास सिर्फ उस कोइन की वजह से जा रहे हो। रुवान और ली भी उसी होटल रूम में आ जाते हैं। यूफे ली को डांटती है लेकिन रुवान समझ जाती है कि ये वाशा की कोई चाल है। वो वाशा को कहती है कि ये बेवकूफी बड़े प्लान करना बंद करो और ली कहता है कि मुझ पर यकीन करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। वो पूछती है कि इस कोइन का क्या मामला है लेकिन ली चुप रहता है और रुवान गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाद में रुवान डायरेक्टर से पूछती है कि उस दिन तुमने ली को क्या दिया था, तो वो कहता है कि मैंने ली को बस एक कोइन दिया था। अब रुवान इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए जियांग से मिलती है। यूफे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन वो जियांग से मिलते हैं। यूफे अपने पार्किंग प्रिंस को देखकर हैरान हो जाती है और कोइन के बारे में भूल जाती है और उसे उसके बारे में पूछने लगती है। रुवान इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। जियांग ली को मैसेज करता है और कहता है कि डोंट वरी, रुवान ने कुछ नहीं पूछा। अगले सीन में यूफे और जियांग आपस में काफी क्लोज होते हैं लेकिन ये यूफे का सपना निकलता है। वो उठती है और अपने सामने एक शीशे को देखती है। जब उसको पता चलता है कि शीशी जियांग की डॉटर है तो वो शॉक हो जाती है। फिर शीशी कहती है कि ये वही इवल लेडी है जिसने पार्क में मेरा क्राउन तोड़ा था। जियांग यूफे को कहता है कि शीशी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो और प्लीज मुझ पर अपना टाइम जाया मत करो, तुम्हें कोई मुझसे बेहतर लड़का मिल जाएगा। यूफे ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी बीच ली रुवान से पूछता है कि तुम जियांग से क्या पूछने गई थी। वो कहती है कि कोइन के बारे में। ली कहता है कि उस कोइन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो उसको थिएटर पर ड्रॉप करता है और चला जाता है। तभी वाशा रुवान को कॉल करती है और उसको एक एड्रेस सेंड करती है और कहती है कि इस जगह पर आकर मुझे मिलो, और ली भी उसका पीछा कर रहा था। वाशा रुवान को कहती है कि ली तुम्हारे साथ उस कोइन की वजह से था, वो तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। रुवान जवाब देती है कि जो भी हो ये हमारे बीच की बात है और वो मुझसे 100% प्यार करता है। वाशा उस पर अटैक करती है लेकिन उसी बीच कोइन गिर जाता है और जल्दी से रुवान उस कोइन को उठा लेती है। तभी ली और उसके आदमी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वाशा नीचे समंदर में कूद जाती है। रुवान ली से कहती है कि इस कोइन का सीक्रेट क्या है, तुम इसकी वजह से मेरे पास क्यों आ रहे हो। ली कोई भी जवाब नहीं देता तो रुवान कहती है कि ये कोइन मिलते ही तुम मुझे छोड़ दोगे। वो उसको कोइन देती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अगले सीन में रुवान यूफे के साथ ड्रिंकिंग कर रही होती है लेकिन वो अभी भी ली को ही मिस कर रही थी। यूफे कहती है कि क्या तुमने सच में ली से ब्रेकअप कर लिया है। रुवान कहती है कि हाँ, हम इतने टाइम से साथ हैं और उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया और ना ही मुझे कभी खुलकर कहा कि वो मुझे पसंद करता है। दूसरी तरफ ली भी रुवान को बहुत मिस कर रहा था। वो कॉइन को जियांग को देता है और कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। जियांग ली को कहता है कि रुवान को खुद से दूर नहीं करो, 5 साल बाद तो मिले हो। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ली 2 साल बाद कोमा से उठा था। वो पहले चल ही नहीं पाता था लेकिन उसने रुवान के लिए खुद को रिकवर किया। जियांग ली को रुवान की एक बार में फोटो दिखाता है। ली उसको साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उन दोनों से मिलने जाते हैं। ली रुवान को अपने साथ घर ले जाता है और यूफे को कहता है कि तुम जियांग के साथ चली जाओ। हालांकि जियांग को बिल्कुल भी नहीं पता कि यूफे कहाँ रहती है, इसीलिए वो उसको अपने घर ले जाता है। रुवान ली को कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं घर चली जाऊंगी। वो जाने ही लगती है लेकिन ली उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर एक बार फिर से ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। रुवान कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। ली कहता है कि मुझे नहीं पता और वो घर चली जाती है। अगली सुबह यूफे जियांग के घर उठती है और वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन जियांग उसको देख लेता है और कहता है कि चलो आ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। शीशी फिर से कहती है मेरे डैड बहुत ही मासूम है, इसीलिए यहाँ पर मत आया करो। थिएटर जाते हुए रुवान नोटिस करती है टैक्सी ड्राइवर एक अलग रूट ले रहा है। वो उसे रुकने का कहती है लेकिन वो मिसबिहेव करने लगता है। रुवान ली की सिखाई हुई सेल्फ डिफेंस का यूज करती है। जब यूफे को ये खबर पता चलती है तो वो हॉस्पिटल भागती है। उस टैक्सी ड्राइवर की हालत देखकर यूफे कहती है कि ब्रेकअप सच में पावरफुल होते हैं। ली समझ आता है कि इस इंसिडेंट के पीछे वाशा है। अब यूफे कहती है कि क्यों ना हम रुवान के लिए एक बॉडीगार्ड हायर करें। वो जियांग को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए भी कहती है। ली कहता है कि जियांग तुम्हारा बॉडीगार्ड बन सकता है लेकिन सिर्फ तभी जब मैं रुवान का बॉडीगार्ड बनूं, और यूफे मान जाती है। बाद में रुवान ली को कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। ली जवाब देता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी फीस भरनी पड़ेगी और इसीलिए वो हिचकिचाते हुए मान जाती है। 2 साल पहले रुवान ने ये उम्मीद खो दी थी कि
ली अभी भी जिंदा है और उसने डूबकर जान देने की कोशिश की थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रुआन शॉपिंग कर रही है और ली उसके लिए कुछ शैम्पू खरीदता है। इसके बाद रुआन को एक कॉल आती है। वो कहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। अब जेलस होकर ली उसको सेल्फ डिफेंस के लिए एक लिपस्टिक गिफ्ट करता है और उसे अकेले जाने से साफ साफ मना कर देता है। इसी बीच जियांग यूफे को कुछ सेल्फ डिफेंस गैजेट्स दिखाता है, लेकिन यूफे कहती है कि मुझे इन गैजेट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है। वो कहती है कि वेपन्स काफी नहीं हैं, मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाओ। वो जियांग के साथ ज्यादा टाइम तक रहने के लिए बहाने बनाती है। हालांकि जियांग उससे दूरी बनाए रखता है, लेकिन वो हर बार उसके पास आने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। बाद में जब रुआन घर जा रही होती है तो वो देखती है कि ली उस पर दूर से नजर रखे हुए है। बाद में रुआन और जियांग एक बार में वाशा को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि यहाँ की पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। वाशा भागते हुए मेन विलन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारा कॉइन रुआन के पास है, अगर तुम उस कॉइन को पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें उसको मारना होगा। इसी बीच रुआन अपनी ब्लाइंड डेट्स पर जाती है, लेकिन ली हर एक को बिगाड़ देता है। तंग आकर रुआन ली से पूछती है कि क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। ली कहता है कि हाँ, मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ। और उसी टाइम पर यहाँ शीशी आ जाती है और कहती है कि आप मेरी पियानो की क्लासेस लेना कब शुरू करेंगी। अगले सीन में रुआन शीशी को पियानो का लेसन देना शुरू करती है और ये सुनकर ली के पुराने मिशन की यादें ताजा हो जाती हैं, जहाँ उसके क्लोज फ्रेंड शिया फे की मौत हो गई थी। शिया फे की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मरने से पहले वो अपनी डॉटर और अपनी वाइफ से मिलना चाहता है। फिर यूफे जियांग के घर आती है। शीशी कहती है कि ये आंटी फिर से यहाँ पर क्या कर रही है। यूफे जवाब देती है क्योंकि तुम्हारे फादर मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हैं, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो उनको जुर्माना हो सकता है। शीशी अपनी सारी सेविंग्स लाकर उसको दे देती है और कहती है कि मेरे डैड को और परेशान मत करो। बाद में रुआन के पेरेंट्स ली को डिनर पर इनवाइट करते हैं। खाना खाने के बाद ली बर्तन धोने लगता है और रुआन की मदद उसकी हेल्प करने के लिए उसको कहती है। जब ये दोनों साथ में सफाई कर रहे होते हैं, रुआन कहती है कि तुम कब तक मेरे आसपास ही घूमते रहोगे, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अब ली जवाब देता है कि मैं तुम्हें ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकता। रुआन जवाब देती है कि तुम ही हो जो मुझे हर्ट कर रहे हो, अगर ये कोई नहीं होता तो तुम मेरी लाइफ में वापस कभी ना आते। फिर वो ब्रेकअप के लिए कहती है। तभी हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें रुआन अपने पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रही है। वो लगातार ली को मिस करती थी। अब प्रेजेंट में अगले दिन ली फिर से रुआन से मिलता है और उसको अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कहता है, लेकिन रुआन थिएटर जाने के लिए टैक्सी लेकर चली जाती है। रिहर्सल के दौरान रुआन का को स्टार ली के यहाँ पर होने की वजह से उससे काफी हिचकिचाता है और वो उसको टच ही नहीं कर पाता। तभी टीम लीडर मिस्टर चेन आते हैं और कहते हैं कि हम फिल्म फेस्टिवल के लिए दूसरी सिटी में जा रहे हैं। डायरेक्टर फिर से ली को साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच यूफे एक साइकेट्रिस्ट को बताती है कि मैं जियांग से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे उसकी बेटी से नफरत है। मगर वो उसको सलाह देती है कि अगर तुम उसको पसंद करती हो तो तुम्हें दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक ग्रुप डिनर के दौरान मिस्टर चेन रुआन से एक सवाल पूछता है, लेकिन ली उसकी तरफ से जवाब देता है। बाद में रुआन ये सब यूफे को बताती है। वो कहती है कि बस कुछ दिनों के लिए ली की जेलसी एंजॉय करो। रुआन उसे रिहर्सल के लिए साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं जियांग का दिल जीतना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी उसकी डॉटर को इम्प्रेस करने में काफी बिजी हूँ। इसी बीच ली जियांग को अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए इनवाइट करता है। ली कहता है कि दोनों बाप बेटी यहाँ पर आ जाओ। तभी यूफे कुछ गिफ्ट्स और स्नैक्स के साथ उनके घर आ जाती है। शीशी कहती है कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि हम कुछ दिनों में दूसरी सिटी जा रहे हैं। यूफे जवाब देती है कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। अगले दिन यूफे भी ट्रिप पर जाने के लिए आ जाती है। रुआन उसको कहती है कि जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तब तो आई नहीं तुम, और जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बुलाया तो आ गई। बाद में चांद रुआन से पूछता है कि ली के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। ली जवाब देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। रुआन कहती है कि उसकी मत सुनो, वो मेरा एक्स है। फिर वो पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। ली जवाब देता है कि ठीक वही जो तुम सोच रही हो। तंग आकर वो ली से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी गोद में बैठ जाती है। ली कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बैठ सकती हो। इसके बाद चांद उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन ली उसको पी लेता है। इसके बाद वो गाने सुनने के लिए उसको एयरपोर्ट्स देता है, लेकिन उन एयरपोर्ट्स को ली अपने कानों में लगा लेता है। पूरी ट्रिप के दौरान ली जेलस होता रहता है और जब वो इन दोनों को आपस में हंसता हुआ देखता है तो वो और भी ज्यादा जेलस होता है। जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो यूफे शीशी के करीब आने के लिए उसके साथ एक रूम शेयर करती है और ली जानबूझकर चांद के साथ अपना रूम शेयर करता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। वो कहता है कि अबे बड़वे, रुआन मेरी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उससे दूर रहो। बाद में रुआन अंदर आती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ली कहता है कि कुछ नहीं, बस बात कर रहे हैं। फिर चांद रुआन को रिहर्सल के लिए बाहर ले जाता है। इसी बीच यूफे शीशी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन शीशी उस पर और ज्यादा बोझ बनने लगती है। जियांग यूफे से फिर से कहता है कि अपना टाइम मुझ पर जाया मत करो, तुम जिसे चाहो चुन सकती हो। वो जवाब देती है कि मैंने तो तुम्हें
तुम्हें पहले से चुन लिया है। तभी उसे एक डिलीवरी मैन की कॉल आती है और पता चलता है कि उसने शीशी के लिए एक टॉय ऑर्डर किया था। उसकी केयर देखकर जियांग उसको एक चांस देने का सोचता है। यूफे उससे 3 दिनों का टाइम मांगती है और कहती है कि अगर शीशी ने मुझे 3 दिनों में एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। इसी बीच ली को एहसास हो जाता है कि चांद रुआन की लाइफ में चांद से नहीं आया है, जरूर किसी ने उसको कॉइन हासिल करने के लिए ही भेजा है। अगले दिन चांद रुआन से कॉइन के बारे में ही इंफॉर्मेशन ले रहा था। जब वो बार बार कॉइन का नाम लेता है तो रुआन को भी उस पर शक होने लगता है। ली वहाँ पर आता है और रुआन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर यूफे शीशी को इम्प्रेस करने के लिए पिक्चर्स ले रही थी, लेकिन ये काम नहीं करता और परेशान होकर यूफे रुआन से कहती है, मैं जियांग को इम्प्रेस करते करते एक स्टेप मदर बन गई हूँ। और ये सब शीशी सुन लेती है और उसको यूफे पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यूफे फिर रुआन से पूछती है कि तुम ली से कब तक नाराज रहोगी। रुआन जवाब देती है कि जब तक वो मुझे खुद ही सब कुछ सच सच नहीं बता देता। अगले दिन ये सब बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ यूफे शीशी के लिए कुछ टॉय जीतती है और इसकी वजह से शीशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसी बीच छुआन नाम का एक आदमी छुपकर उन पर नजर रखे हुए था। एक दूसरा आदमी चांद से कहता है कि अगर तुम्हें कॉइन नहीं मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी बीच चांद फिर से रुआन के पास कॉइन के बारे में पूछने आता है। ली उसको फेक कॉइन देता है और कहता है कि क्या तुम यही ढूंढ रहे हो, और फिर उसे कॉइन बॉक्स में फेंक देता है। अब रुआन ली से कहती है कि तुम्हें चांद के सब इरादों के बारे में पता था, लेकिन ये जाने के बावजूद कि वो कॉइन के लिए मेरे करीब आ रहा है, तुमने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ली उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, लेकिन वो गुस्से से उसको धक्का देती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो रूम में जाती है तो अचानक से अंदर उसको कोई किडनैप कर लेता है। जब ली को अंदर से कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो वो अंदर जाता है और छुआन को रुआन को मारने की कोशिश करते हुए देखता है। वो उसे बचाता है और छुआन को मारना शुरू कर देता है। फिर वाशा रुआन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसको देख लेता है और रुआन को बचा लेता है। इस बीच छुआन भागने में कामयाब हो जाता है। अटैक के बारे में सुनकर जियांग शीशी को यूफे के पास छोड़कर चला जाता है। शीशी एक मैंगो शेक मांगती है, इसीलिए यूफे उसके लिए ऑर्डर करती है। ली जियांग को कहता है कि सबको एक डिफरेंट होटल में शिफ्ट कर दो और मेरे लिए एक कार का बंदोबस्त करो। और फिर वो रुआन को अपने साथ कहीं पर चलने के लिए कहता है। इधर वो आदमी भी वाशा को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वो पूछती है कि अगर बॉस ने चांद को रुआन को मारने के लिए भेजा था तो फिर बाद में तुम्हें क्यों भेजा। जुआन जवाब देता है कि हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं, तुम ली का कब तक इंतजार करोगी, वो तो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता, वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा। मेरे बारे में सोचो, मैं अभी भी सिंगल हूँ। मैंने रुआन के पर्स में एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है, वो मुझसे दूर नहीं भाग पाएगी। वाशा कहती है कि तुम रुआन को मार दो, लेकिन ली को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी बीच ली रुआन को होटल से दूर ले जाता है। वो उसकी आंखों में एक काली पट्टी बांधता है और उसको खूबसूरत फूलों के बीच ले आता है। ये फूल उनके प्यार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पर ली उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है, जिसमें वो कॉइन भी शामिल है, जिसमें माफिया फैमिली की लीगल डीलिंग्स की इंफॉर्मेशन है। माफिया बॉस का नाम दा है। सबको यही लग रहा था कि कॉइन एक ब्लास्ट में खत्म हो गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये कॉइन तुम्हारे पास है तो मैंने इसे सीक्रेट रखा। मैं नहीं चाहता था कि दा को ये पता चले और जिसकी वजह से तुम खतरे में आ जाओ, और इसीलिए मैंने तुमसे दूरी बनाए रखी और चुपचाप तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहा। लेकिन तुम फिर भी टारगेट बन गई और इसीलिए मैं तुमसे सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद वो उसको प्रपोज करता है और रुआन उसको एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे ही ये जाने वाले होते हैं वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। ली रुआन को भागने के लिए कहता है और उन आदमियों से लड़ता है। रुआन अपनी कार स्टार्ट करती है लेकिन वो नहीं होती। वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं है। यहाँ फाइट के दौरान ली काफी इंजर्ड हो जाता है और जैसे ही वो उसको मारने वाला होता है, रुआन अपनी वेपन लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है और उसकी आंखों में स्प्रे कर देती है। अब ये देखकर ली हंसता है और कहता है कि तुम कितनी क्यूट लग रही हो। होटल में वापस शीशी यूफे के साथ ही वापस आती है और अचानक उसे हर जगह खुजली होने लगती है। यूफे ये जानकर शॉक हो जाती है कि शीशी को मैंगो से एलर्जी है। अब डॉक्टर इन दोनों को डांटता है, तुम्हें अपनी बच्ची की एलर्जी का नहीं पता। शीशी कहती है कि ये मेरी गलती है, मैंने ही मैंगो शेक मांगा था। यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और रुआन मुश्किल से जियांग को कॉल करती है, लेकिन वो उसको बता नहीं पाती कि वो कहाँ है। अब यहाँ पर रुआन और ली रात गुजारने के लिए कहीं पर आ जाते हैं। ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही थी, इसीलिए रुआन उसको गर्म रखने के लिए उसके पास ही रहती है। ली उसको वार्न करता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मैं अपना कंट्रोल खो सकता हूँ। वो जवाब देती है कि जो भी करना है करो वरना तुम मर जाओगे। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ लग के सो जाते हैं। अगले
अगली सुबह रुआन उठती है और ली को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन ली कहता है कि तुम्हें अपने प्रोग्राम में जाना चाहिए, जबकि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ जियांग रात से ही उनको ढूंढ रहा था और तभी ली उसको कॉल करता है और कहता है कि परेशान नहीं हो, हम सेफ हैं। अब यहाँ पर रुआन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। रुआन की कुलीग उसको स्टेज पर बुलाती है और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो ली बेहोश हो जाता है और उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर जियांग रुआन को बताता है कि ली ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, वो 2 साल तक तो कोमा में ही रहा था। जब वो उठा तो उसका पहला सवाल था रुआन कहाँ है, और अगले 2 सालों तक वो खुद को तुम्हारे लिए हील करता रहा क्योंकि तुम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। जब ली को होश आता है तो रुआन बहुत रोने लगती है। कुछ दिनों बाद रुआन ली से मिलने उसके घर जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है तो अंदर जाकर उसकी शर्ट खोलती है। ली उसको छेड़ता है और कहता है कि जल्दी क्या है, हम बेडरूम में जा सकते हैं। वो जवाब देती है कि मजाक मत करो, चलो आओ कुछ सूप पी लो। अब यहाँ पर ली उसको फ्लर्ट कर रहा होता है कि तभी जियांग अंदर आ जाता है। ली उसको कहता है कि जो भी कहना है जल्दी कहो। जियांग कहता है कि चांद को दा नाम के एक माफिया ने भेजा है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ली उसको कहता है कि चलो फिर से कंटिन्यू करें, लेकिन वो कहती है कि मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है। तो ली कहता है कि चलो ठीक है, मेरे सामने ही करो। वो कहती है कि जेंटलमैन इस तरह बात नहीं करते। ली कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। इसके बाद वो एक टॉवल लेती है और चली जाती है। ली उसके बाल सुखाने में उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर इनका रोमांस शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद रुआन ली को कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 चीजें मांगूंगी, क्या तुम इसको पूरा कर सकोगे? ली जवाब देता है कि हाँ बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब बता दूंगी। अगले दिन ली रुआन को उसके घर ड्रॉप करता है। वो कहती है कि तुम ये कॉइन पुलिस को क्यों नहीं दे देते? ली कहता है कि अगर मैं इसको खुद ही इन्वेस्टिगेट करूं तो क्या तुम्हें कोई मसला है? वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। ली उसको गले लगाता है और कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। अगर तुमने कह दिया कि ये कॉइन पुलिस को दे दो तो मैं पुलिस को ही दे दूंगा। जब रुआन अपने घर आती है तो वो अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो उससे पूछते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों अब शादी करने वाले हो। वो कहती है कि ये सब तो मुझे खुद भी नहीं पता। इसीलिए वो ली से पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि कॉइन पुलिस को देने के बाद दा शांत नहीं रहेगा, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूंगा। और कहता है कि जब तुम्हारे पेरेंट्स राजी हैं, तुम भी राजी हो, तो फिर साथ रहने में हमें क्या मसला है। रुआन भी मान जाती है और वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी मदर भी अंदर आ जाती है। अगले दिन एक लड़की जियांग को अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन यूफे उसको डांस के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि देखते हैं कि जियांग को कौन इम्प्रेस करता है। जब यूफे देखती है कि वो उस लड़की से हार रही है तो वो बहुत ड्रिंकिंग करने लगती है। वो जियांग को कहती है कि मैंने बहुत से लड़कों को डेट किया है, इसीलिए मैं उन सभी को इम्प्रेस करना जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों नहीं इम्प्रेस कर पा रही। जियांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत पहले ही इम्प्रेस हो चुका हूँ। इसी बीच वाशा छुआन के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ली को कुछ मत करना। वो जवाब देता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि दा उसे मारना चाहता है। वो कहती है कि ये दा कौन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। छुआन जवाब देता है कि वो सिर्फ उन्हीं से मिलता है जिनसे वो मिलना चाहता है। इसके बाद छुआन को एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसने वाशा को प्रपोज किया था, लेकिन वाशा उसको कहती है कि मैं एक लूजर के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, इसीलिए वो ली को रास्ते से हटाना चाहता था। अगले दिन ली रुआन को जगाता है, लेकिन वो नहीं हिलती। वो कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, उठकर खाना खा लो या फिर मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। जब ये दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो जियांग ली को कॉल करता है। शीशे की मदर अपनी लाइफ खत्म करना चाहती है। वो उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। तभी एक डॉक्टर आकर उसको बचा लेता है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें रुआन उस गैंगस्टर से भागने की कोशिश कर रही होती है। एक 13 साल का लड़का आता है और कहता है कि यहाँ से भागने का प्लान बनाना बेकार है, मैंने कई बार कोशिश की है। वो पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मेरा नाम टोली है और मुझे भी तुम्हारी तरह ही किडनैप किया गया है। लेकिन रुआन फिर भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पकड़ी जाने वाली होती है, टोली उसको बचा लेता है। ये साफ है कि टोली के मन में उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। प्रेजेंट में वो डॉक्टर शीशी की मदर को बताता है मैं उसका हस्बैंड हूँ ताकि उसको कंट्रोल कर सकूं। बाद में ली रुआन से पूछता है कि क्या तुमने उस लड़के को पहचाना, वो टोली है। इसके बाद वो टोली के साथ डिनर करते हैं। टोली कहता है कि मैं भी उस एक्सप्लोजन में बच गया था, फिर मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की और यहाँ पर एक छोटा सा डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन ली को एहसास होता है कि टोली अभी भी रुआन को नहीं भूला है। वो कहता है कि रुआन अब मेरी गर्लफ्रेंड है और हम साथ
रहते हैं। बाद में रुआन कहती है कि क्या तुम एक बच्चे से जेलिस हो रहे थे? ली कहता है कि वो अब बच्चा नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए कि उसने तुम्हें एक बार कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। रुआन कहती है कि वो एक बच्चा था और वो मजाक कर रहा था। ली फिर से कहता है कि चाहे कोई भी हो, हर किसी से दूर रहो। अगले सीन में टोली रुआन से मिलता है और उसे एक फेवर मांगता है, एक कैट की देखभाल करने का। वो कैट को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है और ये कैट टोली की है। जब ली को पता चलता है तो वो कहता है कि तुम किसी भी चीज की देखभाल कर सकती हो, लेकिन इस कैट की नहीं। और रुआन कहती है कि मैंने तुमसे 3 चीजों का वादा करवाया था और इसीलिए मैं इस कैट को अपने पास ही रखूंगी। एक चीज हो गई, इसीलिए ली को उसकी ये बात माननी ही पड़ती है। अब ली के गुस्से को शांत करने के लिए रुआन उस कैट का नाम जेलिस ली रखती है और ली उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा नाम बदलो। रुआन कहती है कि तुम अभी भी गुस्से में हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं टोली को अपना भाई मानती हूँ। इसी बीच जियांग हिम्मत करके यूफे को बताता है, शीशी मेरी डॉटर नहीं है, बल्कि वो मेरे दोस्त की बेटी है जो अब मर गया है। उसकी मदर अब पागल हो गई हैं और वो एक मेंटल हॉस्पिटल में हैं। ये सब बताने के बावजूद भी यूफे जियांग को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी समय शीशी भी उनकी ये बातें सुन लेती है। अगली सुबह रुआन उठती है और ली को ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखती है। वो उसे हक करती है और कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे हैप्पी चीज है। ली जवाब देता है कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, जब शादी होगी तो तुम और भी ज्यादा हैप्पी हो जाओगी। तभी जियांग ली को कॉल करता है और कहता है कि दा इसी सिटी में आ चुका है और उसका टारगेट रुआन है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस दा कोई और नहीं बल्कि टोली है। रुआन कहती है कि मैं उसका टारगेट हूँ, क्यों ना इसी के थ्रू पता लगाया जाए कि वो कौन है। ली जवाब देता है कि मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा। वो कहती है कि बुद्धू कहीं के मैं भी नहीं चाहती कि तुम कोई खतरे में पड़ो और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि दोबारा से मेरी लाइफ से दूर मत होना। ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें मेरे प्लान को फॉलो करना होगा। तभी हमें पता चलता है कि टोली ने कैट में कुछ फिक्स किया है जिससे वो उन दोनों की बातें सुन सकता है। अगले सीन में ली एक यूनिक तरीके से रुआन को प्रपोज करता है। वो कहता है कि ये टाइम तो प्रपोज करने का नहीं है, लेकिन फिर भी मिशन शुरू करने से पहले मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुआन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जब ली को पता चलता है कि शीशी घर पर नहीं है तो सब लोग उसको ढूंढने लगते हैं। जियांग को शक होता है कि शीशी ने उनकी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल ही गई होगी। और इधर शीशी भी अकेली ही हॉस्पिटल अपनी मॉम से मिलने आई थी और टोली उसकी मदर को ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। फिर वो रुआन को कॉल करता है और कहता है कि शीशी हॉस्पिटल में ही है। सब हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जियांग शीशी से माफी मांगता है। वो जवाब देती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, कल मेरी मॉम का बर्थडे है, इसीलिए सबको वहाँ पर होना होगा। ली कहता है कि हम मिशन पर होंगे और जैसे ही हम वहाँ से फ्री होंगे तो हम जरूर आएंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक रुआन एक होटल जाती है जहाँ ली के बॉडीगार्ड्स और कुछ पुलिस वाले पहले से ही मौजूद हैं। इसी बीच वान भी उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन जब वो वाशा को होटल में जाता हुआ देखता है तो वो उसे रोकने जाता है। सबको लगता है कि चुआन ही मेन टारगेट है। वाशा रुआन के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ रुआन की जगह जियांग होता है। ली के प्लान के मुताबिक रुआन चुपके से हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ टोली भी मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये सब लोग बर्थडे मनाते हैं। दूसरी तरफ वाशा जियांग पर अटैक करती है। जुआंग वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुआन यहाँ पर नहीं है और अगर तुम उसको मार भी दोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि ली तुम्हें पसंद करेगा? फिर वो उसको कहता है कि चलो आओ यहाँ से भागते हैं और तभी ली और बाकी टीम भी वहाँ पर आ जाते हैं जो उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहले से ही तैयार थे। जाने से पहले चुआन ली को कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद ली रुआन को कॉल करता है, लेकिन आगे से टोली जवाब देता है। अब ली खुद पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि टोली ही दा है। इसी बीच जियांग की सर्जरी होती है, लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते। जब यूफे ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और उसके साथ वहाँ पर शीशी भी बहुत रो रही थी। ली यूफे को संभालता है और कहता है कि तुम्हें अब अपना और शीशी का ख्याल रखना होगा, मैं फ्यूनरल का अरेंजमेंट करता हूँ। यहाँ पर टोली ली को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगर तुम रुआन को जिंदा देखना चाहते हो तो सिर्फ 3 आदमियों के साथ इस एड्रेस पर आ जाओ। ली टोली की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है जहाँ उसे वीडियो कॉल पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो अपने 3 आदमियों को मार दो या फिर रुआन को मार दो। टोली ने रुआन की कुर्सी पर एक बॉम्ब लगाया हुआ था। अब यहाँ पर ली के आदमी कहते हैं कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी जान क्यों दें? टोली रुआन से कहता है कि देखो ली उनको मारने से डर रहा है, इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन तभी अचानक से ली वहाँ पर आ जाता है। टोली उसको देखकर डर जाता है। जो आदमी लड़ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग निकलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्हें टोली के प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था। एक पुलिस वाले को कैट में छुपी उस डिवाइस के बारे में पता चल गया था जिससे टोली उनकी
की सारी बातें सुन सकता था। टीम ने टोली को उसी के जाल में फंसाने के लिए उसे लड़ने का प्लान बनाया। अब यहाँ पर ली उस बॉम्ब की वायर काटने की कोशिश करता है, लेकिन टाइमर अभी भी चल रहा था और तभी हमें पता चलता है कि बॉम्ब चाइना में बना था, इसीलिए ये अपने टाइम पर नहीं फटेगा। बाद में पुलिस टोली को ले जाती है। रुआन ली से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर किडनैप किया गया है। वो जवाब देता है क्योंकि मैंने तुम्हारी रिंग में एक जीपीएस ट्रैकर लगाया था। इसी बीच यूफे पार्किंग लॉट में जियांग को मिस कर रही होती है। अचानक वो उसके पास आता है और कहता है कि आई एम रियली रियली सॉरी। यूफे उससे जोर से हग करती है। उसे जिंदा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद रुआन का एक शो होता है और जैसे ही वो खत्म होता है, ली उसके पास आता है और कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो क्योंकि हमने आज शादी करनी है। रुआन उसे कहती है कि तुमने 2 वादे पूरे किए हैं, अब 3 और वादे करो जो तुम पूरे करोगे। ली जवाब देता है कि अब प्लीज चुप हो जाओ, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म